एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन उसमें क्या था कि वो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाई थी एंड आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखा जाए, डिटेल से इसको समझा जाए। तो इसीलिए ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। यहाँ पर 20 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, सारे के सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ ऐड कर दिया है और थोड़ा सा डिटेल में आज का सेशन हमारा होगा। हम लोग थोड़ा सा थ्योरी की तरह इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, रीड की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आपसे पेडागोजी पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। रीड के अंदर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों के सिलेबस में ये मेंशन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम समझते हुए चलेंगे। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। और सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक एक प्रिंसिपल पे चलेंगे, कुल 20 है एंड सभी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान होता है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेशन को। ओके, तो देखो, जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सीधा सा है कि भाई आप अगर भाषा को पढ़ाने जा रहे हो, आप अगर इंग्लिश को सिखाने जा रहे हो, तो उसको सिखाने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, आप कौन से सिद्धांत है जिनको आप ध्यान में रख करके अपनी टीचिंग को आप आगे इफेक्टिव बनाएंगे। तो आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी चीज को सिखाने के, वो आपकी टीचिंग को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से पहला प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल है भाषा को सिखाने का कि देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप टीच कर रहे हैं, तो आपका पहला प्रिंसिपल यही होता है कि आप जो भी सिखाएं उसे आप नेचुरल तरीके से सिखाएं, ठीक है। कैसे सिखाएं उसे, हम उसे नेचुरल तरीके से सिखाएं, नेचुरल तरीके से हम कुछ भी प्रेजेंट करें बच्चों के आगे, ठीक है। तो ये कहता है कि टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन 1 और 2 बेसिक स्किल्स। आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए भाषा के अंदर, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अब कुछ भी चीज पढ़ाना, जब बच्चे छोटे हैं, तो वो बेसिक स्किल से स्टार्ट होती है। वो कौन सी है? एक होती है लिसनिंग, एक होती है स्पीकिंग, ठीक है। आपने सुना होगा कि नेचुरलनेस सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले हम लिसनिंग पे हम फोकस करते हैं, उसके बाद लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, उसके बाद आता है आपका रीडिंग, उसके बाद आता है आपका राइटिंग। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी भाषा को सीखने का, स्किल्स को सीखने का, ठीक है। तो नेचुरलनेस का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब भी हम कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो 2 बेसिक प्रिंसिपल से, 2 बेसिक स्किल से बेसिकली स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद आप मूव करते हैं रीडिंग की तरफ और राइटिंग की तरफ, ठीक है। तो यही कहता है कि आप जो है पहले लिसनिंग स्पीकिंग सिखाएंगे एंड देन आगे जाके वो राइटिंग और रीडिंग पे फोकस आप उसको करवाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि स्पीकिंग विल लीड टू राइटिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक in a natural atmosphere as he learns the mother tongue only by listening। अब देखो, यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एक बच्चा जो है वो लर्न करता है अपनी नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है। आपको पता है कि एक बच्चा है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में अपनी होम लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को वो सीखता है ओनली बाय लिसनिंग, ठीक है। इनिशियली आपने देखा होगा कि बच्चा सिर्फ सुन के उसको सीखता है, बहुत नेचुरल तरीके से वो सीखता है। तो यही चीज कहा जाता है कि हम अपनी टीचिंग में भी यही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि भाई उसको अगर वो नेचुरली किसी भी अपनी भाषा को, अपनी मदर टंग को जिस तरीके से सीख लेता है सुन करके, उसको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हमें टीचिंग में भी इस सिद्धांत को यूज करना चाहिए, ठीक है। हमें जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में, तो वो हमेशा वर्ल्ड ऑफ साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक जो है जेस्पर्सन की एक जो है स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि द वेरी फर्स्ट लेसन इन अ फॉरेन लैंग्वेज ought to be devoted to initiating the pupils into the वर्ल्ड ऑफ द साउंड। मतलब कि आप उसको साउंड से पहले फेमिलराइज करवाएंगे, देन उसके बाद
जब वो साउंड को सुनेगा देन वो बोलेगा, देन वो आगे स्किल्स को सीखेगा नेचुरली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा नेचुरलनेस का। अगला देखते हैं, अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सबको पता होगा भाई, हर एक आप विषय में इसको यूज करते हो कि जो भी बच्चा सीखेगा वो लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखेगा। ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप बच्चों को जो भी स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इंग्लिश के अंदर, आप उसको क्या कर सकते हो बाय वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस रोल प्लेस। आप ऐसे एक्टिविटीज कराएंगे जहां बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, जिससे कि वो भाषा को कैसे सीखे, नेचुरली सीख जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये इजी है। ठीक है, इसमें कुछ हमको ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चा है वो कोई भी चीज को सीखता है इफेक्टिवली कब, जब आप उसको करके सीखने के मौके देते हैं। तो इसी तरह से भाषा में भी ये क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे आप वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। ठीक है, आप बहुत तरीके की एक्टिविटीज करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, मॉडल रीडिंग करवा सकते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे वो खुद से रीड कर रहा है, इमिटेशन रीडिंग होती है, साइलेंट रीडिंग बच्चा कर रहा है, खुद से कर रहा है, राइटिंग डिक्टेशन हो सकता है, स्पेलिंग हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ इतनी नहीं, इसके अलावा रोल प्ले करवा सकते हो आप, वेरियस एक्टिविटीज यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। अब ये जो थर्ड वाले प्रिंसिपल है, ये कहता है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का टू इंक्रीज द वोकैबुलरी। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, वोकैबुलरी का मतलब है कि आप उसके अंदर शब्द भंडार की क्षमता का विकास करेंगे। जो शब्द भंडार होता है ना एक बच्चे का, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उनको वर्ड्स का ज्ञान करवाएंगे। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी इन इंग्लिश जो आपको याद रखनी है। एक होती है पैसिव वोकैबुलरी और दूसरी होती है एक्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, अब इनका मतलब थोड़ा सा समझ लेना। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो हमें समझ में तो आती है, लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा बोलने में और लिखने में यूज नहीं करते हैं। वो हमारी पैसिव तरीके की वोकैबुलरी होती है, जिन्हें हम रिसेप्टिव भी कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहते हैं इनको। ठीक है, इन्हें हम सिर्फ रिसीव करते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो हमारी प्रोडक्टिव होती है। अब प्रोडक्टिव से क्या समझे, एक्टिव से क्या समझे, कि भाई जहां पर हम अपनी डेली लाइफ में जिन शब्दों को हमेशा यूज करते रहते हैं वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ जो वोकैबुलरी है वो ये कहता है कि आप बच्चे को वोकैबुलरीज का ज्ञान कराएंगे बाय रियल लाइफ सिचुएशन, बाय कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड आता है, एक आता है कि भाई आप रियल लाइफ सिचुएशन में सिचुएशनल तरीके से आप वोकैबुलरी उनको सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। अगला देखते हैं, अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। अब देखो पर्पस का मतलब क्या है कि उद्देश्य। किसी भी काम को करने का हमारा पर्पस होता है, चाहे हम किसी भी काम में इन्वॉल्व रहें, हमारा हर एक काम को करने का क्या है, पर्पस है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पर्पस है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा भी कोई पर्पस है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आप किसी भी भाषा को सिखाने जा रहे हैं तो आपका कोई पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस सोशल हो सकता है, क्या पता आप बच्चों के अंदर बहुत सोशल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। वो एकेडमिक पर्पस हो सकता है, आप चाहते हैं कि वो मार्क्स अच्छे लेकर के आ जाए इंग्लिश के अंदर। वो साइंटिफिक भी हो सकता है, बहुत पर्पस हमारे होते हैं। हम पर्पस जो है इसमें हम ये चीज देखते हैं कि जो भी वो यूज करे वो उसकी लाइफ में वो यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, फ्रूटफुल हो। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ पर्पस ये भी कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मान लो मैं ग्रामर सिखा रही हूँ तो मेरे ग्रामर को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो पर्पस है। मैं वोकैबुलरी अगर मान लो किसी बच्चे की वोकैब इंक्रीज करवाना चाहती हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये इजी है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है कि देखो जैसे एक बच्चा है वो कैसे सीख रहा है भाषा को, इमिटेशन से सीखता है। आपको मालूम है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग इट कम्स नेचुरली। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाय इमिटेशन वो क्या करता है, अपनी जो भाषा है, पहली भाषा है, उसको सीख लेता है। इसी तरह से यही चीज हमें अपनी टीचिंग में भी इसको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल कि लैंग्वेज इज लर्न एट बेस्ट थ्रू इमिटेशन। अब ये बात BF स्किनर भी कहते हैं
कि भाई जो आपकी जो लैंग्वेज है वो बेस्ट कब आप सीखेंगे, जब आप उसको इमिटेट करेंगे। तो इमिटेट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। अब एक जो चाइल्ड है वो मदर टंग भी कैसे सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, नेचुरली सीखता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें टीचिंग में भी यही चीज करना है कि अगर आप गुड स्पीच हैबिट बच्चों में डेवलप कराना चाहते हैं तो आपको खुद उनका मॉडल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप बच्चों के अंदर कोई, आप मान लीजिए इंग्लिश के अंदर उनको कोई भी स्पीच डेवलप करवाना चाहते हैं या कोई भी आप उनको ग्रीटिंग सिखाना चाहते हैं, तो पहले आपको बोलना पड़ेगा ताकि बच्चे आपको देख करके सीखे। तो इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को मॉडल रीडिंग करानी चाहिए, टीचर को एक तरह से मॉडल ऑफ स्पीच को प्रेजेंट करना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड का यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे आपको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है मॉडल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें आप जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको उनको वोकैबुलरी सिखानी है तो आप उनको प्रोनाउंसिएशन आप सिखाएंगे ताकि बच्चे आपको देख के सीखे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप जैसा करेंगे वैसा बच्चे आपको देखेंगे। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा, कि जितना वो इमिटेट करेगा उतना वो सीखेगा, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उससे उसकी हैबिट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अगला देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब देखो हैबिट फॉर्मेशन भी किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इमिटेशन से रिलेटेड है। आपने बार बार उनको इमिटेट कराया, बार बार वो आपको देख रहे हैं, आपको देख के वो कर रहे हैं सेम चीज, तो उससे क्या होगा, उनकी हैबिट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि एज वंस हैबिट्स नीड्स प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, एज वेल एज लैंग्वेज ऑल्सो नीड प्रैक्टिस। लैंग्वेज के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। Habit brings things fairly automatically. The habits lie in one's personality deeply and reflect through speech, behavior and thinking. सिंपल सी बात यहाँ कही गई है कि आप अगर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे उनकी क्या होगी, हैबिट फॉर्मेशन होगी। किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और उस प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी एक हैबिट हो जाती है कोई भी चीज को करने की। तो इसीलिए भाषा क्या है कि भाई भाषा एसेंशियली क्या माना जाता है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस माना जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं, नए नए हैबिट को सीखते हैं, ठीक है। पैल्मर ने भी ये बात कही है, अकॉर्डिंग टू पैल्मर देखो इन्होंने कहा कि लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस थ्रू ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। मतलब कि अगर आप भाषा में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सिखा रहे हैं तो वो हमारी हैबिट से हमें मिलती है, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है वो भाषा तभी सीख पाएगा जब उसकी हैबिट होगी। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाषा को सिखाने का। आप हैबिट जो है स्पेलिंग में सिखा सकते हैं, बच्चों के बोलने में, एक्सेंट में, सुनने में, हर चीज में आप क्या करते हैं, हैंडराइटिंग तक में आप उनकी हैबिट को फॉर्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाषा का। अगला देखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 7 आता है, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब क्या समझ में आया, देखो आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, बस थोड़ा सा आपको इसको और समझना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो आपका मोटिवेशन है, मतलब कि अभिप्रेरणा और जो रुचि है, उसका सिद्धांत है कि हर चीज सीखने के लिए हमें किसी न किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड देन हमारे अंदर वो मोटिवेशन होता है तो हम उस चीज में इंटरेस्ट भी लेने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि अ टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आप बच्चों के अंदर क्या करेंगे, बाय वेरियस टीचिंग एड, आप वहां पे वेरिएशन लाएंगे टीचिंग में, आप अपने स्किल्स का यूज करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, डिबेट करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, आप ये चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करेंगे, इंडक्टिव मेथड का यूज करेंगे, एक्टिविटी का यूज करेंगे। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं अगर आप इनका यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन एंड उनका इंटरेस्ट भी क्या होगा, जागेगा, उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब मोटिवेशन भी दो तरीके से होती है, एक तो आप इंट्रिंसिकली बच्चे को देते हैं जहाँ पे वो खुद से ही मोटिवेट हो रहा है अपने काम को करने के लिए। सेकंड होता है हमारा एक्सट्रिंसिक, जैसे कि आपने उसको कोई रिवॉर्ड दे दिया, उस तरीके से लर्निंग जो है वो पॉसिबल होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। और आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल इसको
मोटिवेट करने के लिए बच्चों को आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनको शाबाशी देंगे, डिबेट करवा सकते हो, वेरियस एक्टिविटीज, एंड आप लैंग्वेज लैब्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। अगला देखते हैं। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन का प्रिंसिपल है, इसे हम सिचुएशनल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, कि जो भी आप सिखाएंगे वो उसके डे टू डे लाइफ और उसकी सिचुएशन से रिलेटेड होगा। मान लीजिए आप कोई वर्ड सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको सिचुएशंस में क्रिएट करके उसे सिखाएंगे। जैसे आपको सिखाना है कि भाई ये पेंसिल है, ठीक है, अब आपको ये सिखाना है बच्चों को कि ये पेंसिल होती है, ठीक है, ये पेंसिल है, इससे लिखते हैं हम। या मान लो ये कलर है, ठीक है, कलर है, तो आप उसके सामने बार बार बोलोगे कलर, ठीक है, कलर, या फिर आप बोलोगे पेंसिल, ठीक है। मतलब आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये कलर है, ये पेंसिल है, आप बार बार बच्चों के सामने ये चीज प्रेजेंट करोगे। ठीक है, आप बार बार जब बच्चों को कहोगे कि कलर से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, तो उससे क्या होगा कि बच्चा इन वर्ड के मीनिंग को कैसे समझेगा, सिचुएशंस के थ्रू समझ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा पेन होता है, इससे हम ये करते हैं। आपने उसको डायरेक्टली मीनिंग नहीं बताया, लेकिन उसे पता चल गया। तो यही चीज है कि आप सिचुएशन के थ्रू बच्चों को क्या कराएंगे, लर्न करवाएंगे। ठीक है, आगे है कि द फंडामेंटल लैंग्वेज वोकैबुलरी, structure and grammar must be taught with the help of structures and related the vocabulary to the real situation। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप जब भी भाषा में वोकैबुलरी को या ग्रामर को सिखा रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए, आप जब भी स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू होना चाहिए। पहली बात, जैसे आप उनको सब्जेक्ट, मान लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे सिखा रहे हैं। पहले आपने सिंपल वाले सेंटेंसेस सिखाए, ठीक है, अफर्मेटिव टाइप के, फिर आपने उनको आईएनजी वाले सेंटेंसेस सिखाए, तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, पहले आप उनको प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस सिखा रहे हो, फिर आप उनको पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस सिखा रहे हो, स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, और उसके बाद वो चीज उसके रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और सिचुएशन कैसे आप क्रिएट करेंगे, आप रियल ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जिन्हें रीलिया कहते हैं। रीलिया, पिक्चर्स, जेस्चर्स, आपके क्या है, हाव भाव, एनिमेशंस का यूज हम कर सकते हैं अपनी जो भी आप टीच कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये पूरा प्रिंसिपल यही कहता है कि आप सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये चीज करेंगे। आप रियल ऑब्जेक्ट दिखा देंगे, आप पिक्चर दिखा देंगे, आप वहां पे स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप रियल तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रिंसिपल देखते हैं अब हम लोग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, ओके, अगला प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की प्रिंसिपल भी होती है, ठीक है, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी भी एक भाषा को सिखाने का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि आप जो भी चीज सिखाएं वो एक्यूरेट सिखाएं, वो आप करेक्ट सिखाएं। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि अगर मान लो किसी की हैबिट ही रॉन्ग हो जाए शुरुआत समय से, तो वो चीज उसके बाद में जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी ये कहता है कि अगर छोटे बच्चे कोई चीज सीख रहे हैं, या कोई चीज मान लो उसने गलत बोला है ना, जैसे कि मान लो नाइफ है, ठीक है, अब नाइफ जो है काफी, अगर मान लो कि कोई बच्चा है वो नाइफ को कनाइफ कहता है, क का साउंड भी वो साथ में बोलता है, तो अगर आपने इसको सही नहीं किया, या आपने इसको एक्यूरेटली वर्ड्स को नहीं समझाया, तो वो पूरी जिंदगी इसको कनाइफ कनाइफ ही बोलेगा। तो यानी कि क्या कहते हैं कि रॉन्ग हैबिट्स टू प्रोनाउंस, स्पेल एंड राइट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप लैंग्वेज हैबिट सिखाते हो ना, वो एक्यूरेट होना चाहिए सीखने के लिए, ताकि वो सही चीज सीख सके। एक्यूरेसी ये चीज कहती है कि जो भी वो सीखे वो सही सीखे, वो करेक्ट सीखे, ताकि बाद में जाकर के वो इन शब्दों को या जो भी वो सीख रहा है उसको गलत ना वो उसको सीखे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी समझ गए कि भाई जो भी आप सिखा रहे हो वो करेक्ट हो, एक एप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आगे बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चर्स को वो सीख सके, इमिटेट कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी। ये सेम वही चीज है, लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड ये हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है वो एक्टिव है, पैसिव नहीं है। यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू वो सुन रहा है। ठीक है, वो रेसिटेशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सुन रहा है क्लासरूम में। तो ये क्या है कि भाई आप उसको एक्टिव रखेंगे, है ना, भले ही आप पैसिव रहे, आप फैसिलिटेटर रहेंगे, लेकिन बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, इजी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच।
अब देखो बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब क्या है भाषा के अंदर, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि आप अगर कोई भी चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन ऑल लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, चाहे वो आप वोकैबुलरी सिखाएं, चाहे आप ग्रामर सिखाएं, चाहे आप कंपोजिशन सिखाएं, आप राइटिंग सिखाएं, कोई भी अप्रोच, कोई भी स्किल आप सिखा रहे हो वो बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्किल आप बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने ग्रामर बहुत ज्यादा सिखा दी और आप बच्चों को स्पीकिंग के मौके ही नहीं दे रहे हैं, तो बैलेंस होना चाहिए हर अप्रोच के अंदर, समझ रहे हो। बैलेंस का मतलब है कि आप अगर आप प्रोज सिखा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कहानी स्टोरीज सिखा रहे हैं, बच्चों को स्टोरीज पढ़ा रहे हैं, तो साथ में आप ग्रामर भी साइड बाय साइड सिखाएंगे उनको रियल तरीके से। तो ये क्या है कि बैलेंस होना चाहिए आपके सिखाने में, ठीक है। जैसे कि आप पोएट्री सिखा रहे हैं तो आप साथ के साथ सिमिली, मेटाफर, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पोएट्री सिखाई और आप बाकी चीजें नहीं सिखा रहे। तो बैलेंस अप्रोच समझ आ गया होगा आप लोगों को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है कि आपके जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट होते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन और बैलेंस याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच ये कहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। मदर टंग का प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे कि अब एक बच्चा अपनी भाषा को, पहली भाषा को, मदर टंग को विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम सीख जाता है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसकी मदर टंग को अन्य जो फॉरेन लैंग्वेज है या जो सेकेंड लैंग्वेज है या जो टारगेट लैंग्वेज है उसको आप यूज करेंगे जहां आपको लग रहा है, ठीक है। अब देखो इससे एक मेथड मेरे को याद आ रहा है जिसे कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड भी यही सजेस्ट करता है कि आप अगर भाषा, बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो मान लो, ठीक है, वहां पर उसको कोई भी वर्ड, मान लो अब आप उसको क्या सिखा रहे हो, मान लो कि आप उसको वॉच सिखा रहे हैं, ठीक है, वॉच की स्पेलिंग सिखाना चाहते हैं आप, बाइलिंगुअल मेथड आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर मान लो वो उसको पढ़ने नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, ठीक है, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वॉच क्या है, वॉच क्या है, सिर्फ आप वॉच 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 उसको सिखा रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मान लीजिए उसकी मदर टंग हिंदी है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जहां नेसेसरी है, जहां जरूरत है, आप उसको बोलेंगे कि बेटा ये क्या है, घ से घड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग हो गया कि आप अपनी टीचिंग में जब आप टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को सिखा रहे हो ड्यूरिंग योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग योर टीचिंग इंस्ट्रक्शन, तो आप वहां पर क्या करेंगे, मदर टंग का भी यूज करेंगे व्हाइल टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। समझ गए कि जैसे बच्चा अपने जो है मदर टंग को सीखता है, वैसे ही आप क्या करेंगे, टीचिंग में मदर टंग का यूज करते हुए सिखाएंगे। और एनसीएफ 2005 भी ये बात कहता है कि भाई इनिशियली जब बच्चा प्राइमरी उस एजुकेशन में आ रहा है, प्राइमरी जब वो एजुकेशन में आ रहा है, तो आप उसकी जो भी उसका टीचिंग है, जो भी आप उसकी लर्निंग है, वो मदर टंग में ही होगी, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब देखो ये ओरल अप्रोच किससे मिलता जुलता है, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था, कौन सा प्रिंसिपल था वो, कि भाई आप उसको पहले साउंड से फेमिलराइज कराएंगे, आप पहले उसको बोलना सिखाएंगे, तो ये वही है, ये वही अप्रोच है। ओरल अप्रोच का मतलब है कि आप जो भी भाषा को सिखा रहे हैं वो स्पीकिंग से स्टार्ट कराएंगे, मतलब अगर वो बोल रहा है उसके बाद वो उसको पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखेगा, ठीक है। तो याद रखना कि ओरल अप्रोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को ओरली, उनको आप क्या करेंगे, उनकी हैबिट आप ओरली ज्यादा फॉर्म करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा फर्स्ट क्लास में गया है, आप उसको लिखने के लिए दे दिया आपने ऐसे ऐसे एबीसीडी, आप उसको ज्यादा से ज्यादा ओरल तरीके से सिखाएंगे ताकि वो बोले, ठीक है, स्पीकिंग पे फोकस करेंगे, ओके। तो ये है कि भाई ओरल अप्रोच आप फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा कि एक लर्नर जो है वो एक्टिव होगा, अटेंटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा अपनी लर्निंग में, अपनी जो भी वो चीजें सीखेगा वो एक्यूरेटली बोलेगा। मान लीजिए कोई वर्ड वो एक्यूरेटली अगर नहीं बोल रहा है तो हो सकता है कि वो बाद में उसको गलत लिखे, है ना। तो इसीलिए ओरल अप्रोच जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब वो स्पीक करेगा, एक्यूरेटली बोलेगा, तो वो उसको पढ़ेगा भी सही और उसको वो लिखेगा भी सही। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इनिशियली ओरल पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है शुरुआती समय में अच्छी हो, बाद में उसको गलतियां उसकी ना हो, ठीक है, और वो ज्यादा एक्टिव तरीके से सीख सके, ओके। चलिए अगला प्रिंसिपल देखते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रिंसिपल। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीपल लाइन अप्रोच। ये मल्टीपल लाइन अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मल्टीपल लाइन अप्रोच कहता है कि दिस टाइप ऑफ अप्रोच हेल्प्स द लर्नर्स एंड टीचर्स इन मेनी वेज. It means to learn a foreign language from all its sides, whether it is communicative, functioning or behavioral. सिंपल सी बात है, अभी आपको समझ आ गया होगा कि आपने इंग्लिश के अंदर ना बहुत सारी अप्रोचेस सुना होगा। जैसे कि एक हमारा होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT जिसे कह देते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, ठीक है। एक हमारा होता है कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, सबने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा ये, ठीक है। एक होता है आपका फोनेटिक अप्रोच, ठीक है। बहुत सारे अप्रोच हैं, सोशियो कल्चरल अप्रोच है। तो ये क्या है कि आप किसी एक अप्रोच पे ना रख करके आप हर अप्रोच को क्या करेंगे, उसको आप एक तरीके से मिक्स करके होल तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो CLT यूज कर रहे हो आप, अब आपने सिर्फ CLT यूज किया, बिहेवियरल में तो आपने यूज ही नहीं किया। बिहेवियरल में आपको ऑडियो लिंग्वल मेथड आता है ना। आप जब तक ड्रिल नहीं करवाओगे तब तक वो कैसे सीखेगा, आप जब तक हैबिट नहीं बनवाओगे तब तक वो कैसे सीखेगा। तो यानी कि हमें CLT के साथ साथ लैंग्वेज के यूज के साथ साथ उसको हैबिट भी बनवाना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कॉग्निटिव की बात कौन करते हैं, चॉम्स्की करते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि भाई कॉग्निटिव तरीके से बच्चा सीखता है ना। तो आप कॉग्निटिव तरीके से भी उनको सिखाएंगे, स्ट्रक्चरल तरीके से भी आप सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से सिखाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से। तो ये क्या कहने का मेरा मतलब है कि ये जितने भी अप्रोचेस हैं आप इनको मल्टीपल लाइन तरीके से सिखाएंगे। आपने एक अप्रोच सिखाया, फिर आपने दूसरा सिखाया, तीसरा सिखाया, एक साथ आप इनको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑल अप्रोचेस या मल्टीपल लाइन अप्रोचेस इसका हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ये तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप पढ़ करके। ऑर्डर का मतलब क्या है, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप अगर सिखा रहे हैं लिसनिंग, उसके बाद आप स्पीकिंग, उसके बाद आप रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, ये एक आपका डेवलपमेंटल ऑफ 4 स्किल्स होता है कि आप जैसे भी सिखाएंगे, जो भी भाषा में आप जो भी सिखा रहे हैं वो इसी तरीके से सिखाएंगे। तो ये याद रखना, एक हमारा प्रॉपर ऑर्डर होता है भाषा को सिखाने का। पहले होता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ठीक है। तो यही है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि यहाँ पे क्या है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्डर टू लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है। पहले वो बोलेगा, फिर वो लिखेगा, मतलब पहले बोलेगा, सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इजी था। अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। देखो, ग्रेडेशन जो है वो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का पार्ट है। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि आप उसको जो भी सिखाओगे ना वो आप धीरे धीरे सिखाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आप सिखाने लग गए। कैसे सिखाएंगे आप, नोन टू अननोन सिखाएंगे। नोन का मतलब है कि भाई आप वो चीज पहले सिखाएंगे जो बच्चा जानता है ना, नोन। अननोन का मतलब है कि जो वो नहीं जानता। तो पहले आप वो चीज सिखाएंगे जो बच्चा जिससे परिचित है, उसके बाद जिससे वो फेमिलराइज नहीं है, उसके बाद आप धीरे धीरे वो चीज सिखाएंगे जो आप नई चीज सिखा रहे हो, ठीक है। तो ग्रेडेशन कहता है कि आप जो भाषा में जो भी चीज आप वहां पे आइटम, लैंग्वेज आइटम सिखाना चाहते हैं, आप उसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखाएंगे, आप उसको नोन टू अननोन सिखाएंगे। तो इसी को कहा जाता है कि ये ग्रेडेशन है, ठीक है। ग्रेडेशन का मतलब है कि आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कैसे सिखाना है। आप इजी टू कैसे सिखाएंगे, इजी टू डिफिकल्ट सिखाएंगे, ठीक है। ये ग्रेडेशन है। जैसे कि आपने पहले साउंड सिखाया, फिर आपने वर्ड सिखाया, फिर आपने फ्रेजेस सिखाया, आप धीरे धीरे इसको सिखाएंगे। साउंड, जब तक बच्चा साउंड नहीं सीखेगा तब तक वो वर्ड्स पे नहीं जाएगा। तो आप पहले साउंड सिखाएंगे अच्छे से, फिर आप वर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो ये ग्रेडेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए अगला प्रिंसिपल देखते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन क्या है कि भाई आप जो भी चीज यहाँ सिखा रहे हो वो कनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो क्या है, एक प्रोपोर्शन में है ना। हम जो भी, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, टच, हमारे जो सेंसेस हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज का भी एक ऑर्डर होता है, लैंग्वेज का भी एक प्रोपोर्शन होता है। कैसे होता है, उसमें साउंड होते हैं, वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। आपको पता है सिंटेक्स होता है, मोर्फीम होता है। तो लैंग्वेज को हम कैसे सिखाएंगे, एक प्रोपोर्शन से सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साउंड सिखा रहे हैं तो आप बिल्कुल साउंड पे ही रहेंगे, वर्ड्स ही नहीं सिखाएंगे। आपका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए सभी चीजों को सिखाने का, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा भाषा को तभी अच्छे से सीख पाएगा जब आप उसको इंटरकनेक्शन से, कोऑर्डिनेशन से सिखाएंगे। जो भी भाषा के क्या है आपकी लिंग्विस्टिक के पार्ट्स हैं, उनको आप क्या करेंगे, कनेक्ट करके सिखाएंगे प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आपका क्या है, भाषा को सिखाने में एक प्रपोर्शन होना चाहिए। सारी चीजें आप उसको इंटरकनेक्टेड तरीके से सिखाएंगे, चाहे साउंड्स हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है, प्रपोर्शन का प्रिंसिपल। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। अब ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, छोटा सा है, ठीक है, इजी है कि द स्पाइरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग शुड बी फॉलोड, प्रीवियसली टॉट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स should be reintroduced in subsequent units whenever logical or possible. This is a spiral approach. अब देखो इसका सिंपल सा मतलब बताती हूँ उसको सीधे शब्दों में, कि आपने मान लो कोई चीज सिखाई, आप उसको दोबारा से क्या करते हो, पुराना पढ़ाया हुआ आप री इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे कि स्पाइरल अप्रोच क्या है, इस तरीके का होता है, ये स्पाइरल अप्रोच है। मान लो आपने पहले दिन यहाँ पे कोई वोकैबुलरी सिखाई, ठीक है, आप कोई भी चैप्टर आपने सिखाया या कोई भी आपने टॉपिक सिखा दिया इंग्लिश के अंदर, आप अगले दिन जब सिखाने जाओगे तो आप इसको थोड़ा सा क्या कराएंगे, रिवाइज जरूर कराएंगे। आप री इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे जो भी आपने सिखाया है, जहां पे भी आपको लगता है लॉजिकल, वहां पे आप इसको री इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो स्पाइरल अप्रोच यही कहता है कि बच्चे का जो पुराना ज्ञान है उससे लिंक करते हुए आप अगले ज्ञान को सिखाएंगे। आप जैसे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, तो स्पाइरल अप्रोच भी वही है कि अगर आप भाषा में कोई नई चीज सिखाने जा रहे हैं तो आप प्रीवियसली जो आपने सिखाया है वो चीज आप जरूर रीइंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। अब देखो एक्यूरेसी मैंने डिस्कस आपसे पहले भी किया है, एक और प्रिंसिपल है करेक्टनेस का प्रिंसिपल। करेक्टनेस का मतलब समझ गए कि आप जो भी सिखाएंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा राइट वर्ड का सिलेक्शन कर सके, उसको राइट वर्ड की मीनिंग पता चल सके। ठीक है, भाषा में आप क्या है कि जो भी बच्चा लिख रहा है, चाहे वो आपका राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, कोई भी चीज है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक था आपका प्रिंसिपल एक्यूरेसी का, कि जो भी वो यूज करे वो उसको सही यूज करे, एक्यूरेट यूज करे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वर्ड आप सिखा रहे हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। जितने भी वर्ड्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं या जो भी उसका स्ट्रक्चर है, आप उसको सही तरीके से क्या करेंगे, बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है कि जो भी वो अगर वो लिख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, वो उसको सही तरीके से यूज करे। तो ये प्रिंसिपल कहता है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ठीक है, कि भाषा में क्या होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए अगर हम यूज कर रहे हैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, चलिए अगला प्रिंसिपल हमारा लास्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं, दोनों सेम है। अगर आपको सिलेक्शन का प्रिंसिपल अलग से दिख जाए, ग्रेडेशन का अलग से दिख जाए, या दोनों एक में दिख जाए, तो ये सेम बात है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये आपका क्या है कि इसमें आप कोई भी चीज अगर लैंग्वेज में सिखा रहे हो तो उसमें सिलेक्शन ग्रेडेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन का मतलब क्या समझ में आया, कि आप पहले देखोगे कि आपको क्या पढ़ाना है, किसके लिए पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। ठीक है, सिलेक्शन के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम लर्न एबिलिटी देखते हैं, टीच एबिलिटी देखते हैं कि बच्चा उसको सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, आप उसको पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन यूज किया। मैं कैसे करूंगी, जैसे कि मैं ये सोच लूंगी कि मुझे क्या आपको देना है वीडियो के माध्यम से, मुझे आपको क्या किस पे वीडियो मुझे बनानी है, तो मैं सिलेक्ट करूंगी, मैं ऑडियंस सिलेक्ट करूंगी, मैं टॉपिक सिलेक्ट करूंगी, मैं वहां पे लेवल सिलेक्ट करूंगी कि मेरा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा होगा। तो सिलेक्शन हमारा बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी लर्न एबिलिटी कितनी है, क्या आप उसे सीख पाएंगे, या फिर मैं उसे पढ़ा पाऊंगी। तो सिलेक्शन बहुत सारी चीजों पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि क्या वो क्वेश्चन बार बार पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी हो गई, या फिर एक्यूरेसी हो गई। तो हम क्या है कि सिलेक्ट करते हैं पहले कि हमें जो भी सिखाना है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन है वो उसके बाद ग्रेडेशन की तरफ जाता है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद हम ग्रेडेशन की तरफ जाते हैं, एंड कई बार ग्रेडेशन जो है वो सिलेक्शन को हमें ले जाता है। कैसे होता है ये, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया आपके मटेरियल क्या होंगे,
आप कैसे सिखाएंगे, किस क्लास के लिए सिखाएंगे। फिर उसके बाद आप इनको जब आप सिखाने जाओगे तो आप ग्रेडेशन से सिखाओगे, मतलब वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाएंगे आप वहाँ पे इजी टू डिफिकल्ट सिखाएंगे। बच्चों की आप एज के अकॉर्डिंग और जो भी उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उनको धीरे धीरे सिखाएंगे। ग्रेडेशन का मतलब है कि आप उनको नोन टू अननोन सिखाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि आप जब भी कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप वो किसके लिए पढ़ा रहे हैं, आपका एज ग्रुप क्या है, आपके बच्चे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप क्या चीज सिखाना चाहते हो, क्या वो एप्रोप्रिएट है उन बच्चों के लिए। उसके बाद आप ग्रेडेशन करेंगे, यानी कि आप उनको धीरे धीरे सिखाएंगे। आपने इजी चीजें स्टार्ट की, देन आप डिफिकल्ट की तरफ गए, वो आपका ग्रेडेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है भाषा को, लैंग्वेज को सिखाने का। ओके गाइस, सो ये थे हमारे 20 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको आज के सेशन में ये चीजें समझ आ गई होंगी। आई नो मैंने थोड़ा सा आप लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल में एंड कई बार मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा रियल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। टॉपिक ही ये ऐसा है कि आप जितना इसको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, जितना आप इस टॉपिक को आप खुद से सोचेंगे ना एज अ टीचर, उतना ही आप इसको समझेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको गाइस सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है, एनीथिंग, आप प्लीज मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए। एंड सेशन कैसा लगता है वो भी बताइए। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।